नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिम में। दोस्तों आज हम बात करेंगे फल विज्ञान के दूसरी क्रॉप सिट्रस के बारे में। दोस्तों जहाँ तक हम सिट्रस की बात करें तो एग्रीकल्चर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिट्रस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिट्रस में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है और बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ प्रवर्धन बीज द्वारा भी बताया जाता है। हम जब यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रवर्धन हमें कलिकाएं के द्वारा भी बताया जाता है। तो दोस्तों आज हम उस जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करेंगे कि किस तरह के फ्रूट्स हैं उनमें हम सीड या गुट्टी दाब के द्वारा प्रवर्धन करेंगे और कौन से फ्रूट हैं सिट्रस में जिनमें हम कलिकाएं के द्वारा प्रवर्धन करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जहाँ तक दोस्तों बात करें नींबू वर्गीय फलों की या सिट्रस की, तो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था कि हम जितने भी फल हैं उनके जो मुख्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे। तो उसी कड़ी में हम तैयार बात करते हैं दोस्तों सिट्रस की। और क्वेश्चन पूछा जाता है सिट्रस किस भाषा के शब्द से बना है। तो सिट्रस ग्रीक भाषा के कैड्रोस शब्द से बना है, ग्रीक भाषा के बाद दोस्तों बात करते हैं नींबू वर्गीय फलों में कौन कौन से फल आते हैं। तो हम आगे बात करेंगे, आप सब जानते हैं जब इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे हम तब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फ्रूट्स को यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं। और अगर इसके वानस्पतिक नाम की बात की जाए दोस्तों तो सिट्रस स्पीसीज, क्योंकि इनके अलग अलग नाम हैं सबके, हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे जब हम इनका वर्गीकरण करेंगे। अभी हमें इतना सा याद रखना है कि सिट्रस स्पीसीज जो है वो नींबू वर्गीय फलों का वानस्पतिक नाम कहलाता है। उसके बाद दोस्तों बात करें कुल की, रूटेसी बात कर रहे थे रूटेसी की। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं गुणसूत्र संख्या 2n 2x बराबर 18 द्विगुणित होते हैं और 18 इसमें गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। विटामिन की दोस्तों अगर हम बात करें कि कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है इनमें, तो कौन सा पाया जाता है, विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। और कितना पाया जाता है हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, 60 mg पर 100 ग्राम, यानी 60 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम नींबू वर्गीय फलों में विटामिन सी पाया जाता है। हमने जब विटामिन सी पढ़ा था तो हमने ये क्लियर किया था कि सर्वाधिक विटामिन सी बारबेडोस चेरी में पाया जाता है, उसके बाद आंवले में पाया जाता है, उसके बाद 300 mg पर 100 ग्राम अमरूद में पाया जाता है और 60 mg पर 100 ग्राम नींबू वर्गीय फलों में पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करें भारत में सर्वाधिक संतरा उत्पादन कहाँ होता है। अब दोस्तों यहाँ से कुछ चीज़ें बन के आती है या किसी उपनाम या उपाधियाँ दी जाती है, वो कैसे दी जाती है हम बात करेंगे। अगर भारत में सर्वाधिक और सबसे प्रसिद्ध संतरा कहाँ पे होता है, अगर हम बात करें तो नागपुर। और नागपुर कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। यहाँ का संतरा सबसे प्रसिद्ध है, भारत में सर्वाधिक संतरा यहीं का होता है। अब बात आती है राजस्थान में सर्वाधिक संतरा कहाँ होता है। अब देखिएगा दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक संतरा होता है झालावाड़ में। राजस्थान में सर्वाधिक संतरा कहाँ होता है, तो झालावाड़ जिले में सर्वाधिक संतरा और प्रसिद्ध संतरा होता है। अब इसीलिए दोस्तों इसका नामकरण पड़ता है, देखना आप, झालावाड़ को क्या कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, नागपुर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक संतरा और सर्वाधिक प्रसिद्ध संतरा अगर किसी स्थान का होता है तो किस स्थान का होता है, नागपुर का होता है। उसी तरह राजस्थान में कोई एक स्थान है जहाँ पे सबसे प्रसिद्ध संतरा होता है, तो ऐसा कौन सा स्थान है या सर्वाधिक संतरा होता है, तो झालावाड़ है। इसीलिए इसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है। जहाँ भी उपनाम की बात आती है दोस्तों, किसी न किसी की तरह की समानताएं उन दोनों शहरों में, उन दोनों स्थानों में जहाँ जिसकी तुलना की गई है वास्तविकता में ज़रूर होगी, या आप ज़रूर देखिएगा। और उसी कंक्लूजन या उसी कारण से हम उसको याद रख सकते हैं। जैसे दोस्तों हम जीके में याद करते हैं राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है, आप ज़रूर सर्च करिएगा, कमेंट बॉक्स में पता हो आपको कि राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है, ज़रूर बताइएगा। अब मैं बताता हूँ जतिन दास कौन थे दोस्तों।
इंडिया लेवल पर जो जतिन दास थे, मुख्य क्रांतिकारी थे, उन्होंने जेल में भूख आंदोलन किया था, हड़ताल की थी और अनशन पर बैठे थे और उसी अनशन के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। तो कोई ऐसा एक क्रांतिकारी जो राजस्थान में भी उसने सेम काम किया होगा, उसने क्या किया, उसने भी भूख हड़ताल की होगी और वो भी जेल में मृत्यु हुई होगी उनकी भी, इसीलिए उनको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। अगर दोस्तों आपको पता हो राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, नहीं तो हम आगे आने वाली क्लास में इसका डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बहुभूणता की। और जब हम बहुभूणता की बात कर रहे थे पिछले कुछ वीडियोस में, तब मैंने बताया था कि सर्वाधिक या सबसे अच्छा उदाहरण अगर बहुभूणता का एग्जाम में पूछा जाए और अगर नींबू वर्गीय फल आपके ऑप्शन में है, आपको नो डाउट नींबू वर्गीय फल करके आने। होती क्या है बहुभूणता? एक बीज से दो या दो से अधिक पौधे बनना बहुभूणता कहलाता है। एक बीज से एक पौधा तो हमेशा बन रहा है दोस्तों। अगर एक बीज से दो या दो से अधिक पौधे बन रहे हैं, इसका मतलब आपके उस प्लांट में बहुभूणता पाई जाती है। और ये बहुभूणता सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? नींबू वर्गीय फलों में पाई जाती है। और नींबू वर्गीय फलों में पाई जाने वाली बहुभूणता को अंग्रेजी में पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है। सभी में पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। अगर बहुभूणता है यानी बहु यानी पॉली और भूणता यानी एम्ब्रियो, तो अगर एक बीज में बहुत ज़्यादा एम्ब्रियो है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा पौधे बनेंगे। और इसका जो मुख्य उदाहरण है वो नींबू है। लेकिन आम और जामुन में भी ये क्रिया होती है। और हमने जब पिछली बार आम पढ़ा था तो मैंने आपको कुछ वेराइटीज पढ़ाई थी, ओलूर, वेलाई कोलंबान, चंद्रकरण, मूलगोवा, गोवा, जिनमें 2n = 80 यानी 80 होते हैं और ये बहुभूणता वाली किस्में हैं। अब दोस्तों हम इसमें बात करते हैं अपवाद की, कि जब इसमें क्या सारे सिट्रस बहुभूणता वाले होते हैं? नहीं होते हैं। एक इसका अपवाद भी है। और अपवाद कौन सा है? पोमेलो। पोमेलो एक सिट्रस फ्रूट है जिसे बॉटनिकली सिट्रस ग्रैंडिस नाम से जाना जाता है। सिट्रस ग्रैंडिस नाम से जाना जाता है और इसमें बहुभूणता बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। यानी क्या होगा? एक पौधा, एक बीज, एक ही पौधा निकलेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुख्य या निम्न फलों में बहुभूणता किस में पाई जाती है? सिट्रस वाले प्लांट्स में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए निम्न में से किस सिट्रस में बहुभूणता नहीं पाई जाती है, किस में नहीं पाई जाती है? पोमेलो। और बॉटनिकली क्या नाम है उसका? सिट्रस ग्रैंडिस नाम से ये जाना जाता है। अगली बात करें दोस्तों एनआरसी ऑन सिट्रस, यानी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है सिट्रस का? तो याद रखना थोड़ा सा, सर्वाधिक ज़्यादा या सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है प्रोडक्शन? नागपुर में होता है। तो एनआरसी ऑन सिट्रस भी कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में। अब दोस्तों इसकी अगली बात करते हैं फल प्रकार की, कि फल प्रकार किस प्रकार का पाया जाता है। तो हेस्पेरिडियम प्रकार का फल इसमें पाया जाता है। और खाने योग्य फल की भाग की अगर हम बात करें तो रस युक्त बाल। आपने देखा होगा दोस्तों, जितने भी सिट्रस फल होते हैं उसमें छोटे छोटे रस युक्त बाल होते हैं जिनके अंदर लिक्विड भरा होता है, जिनके अंदर जूस भरा होता है। ये जो भाग है ये इनका खाने योग्य भाग है। ये आप सिट्रस नींबू में देख लीजिए, ये आप किन्नों में देख लीजिए, ये आप संतरे में देख लीजिए। जब भी हम खोलते हैं तो अंदर की तरफ जो पार्ट होते हैं इस तरह के छोटे छोटे रेशे भरे होते हैं और इन बाल जैसी संरचनाओं में रस भरा होता है। तो खाने योग्य भाग की अगर हम बात करें तो रस युक्त बाल कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि संतरे के रस में कड़वापन किसके कारण पाया जाता है। संतरे के रस में दोस्तों हम बात करें तो कुछ हद तक क्या होती है, कड़वापन हो जाता है। और वो कड़वापन किसके कारण पाया जाता है? लिमोनिन के कारण पाया जाता है। और हमने ये पिछले वीडियो में बात की है जब हम रसायन पढ़ रहे थे। अब दोस्तों उसके बात करें ग्रेप फ्रूट। ये भी एक सिट्रस का ही फ्रूट है दोस्तों। और इसमें किसके कारण कड़वापन पाया जाता है? नोरिंजन के कारण कड़वापन पाया जाता है। अब आगे बात आती है दोस्तों सिट्रस के विशेष गंध की। आप सिट्रस के फ्रूट को ले लीजिए, आप किसी भी सिट्रस प्लांट के
लीफ को ले लीजिए या किसी भी पार्ट को अगर आप छुएंगे और उसको अगर थोड़ा सा मैश करके या थोड़ा सा दबा के उसको अगर सूंघते हैं, आपको एक विशेष गंध आएगी और आप आंख मीच के बता सकते हैं कि ये सिट्रस प्लांट है या नींबू वर्गीय पौधा है। तो वो किसके कारण आती है? तो फ्लेवेनोइड के कारण, फ्लेवेनोइड के कारण सिट्रस की जो एक विशेष सुगंध पाई जाती है वो सुगंध आती है। अब बात करें माल्टा या ब्लड रेड माल्टा का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण, किसके कारण होता है दोस्तों? एंथोसाइनिन के कारण होता है। अब बात आती है संतरे में तापमान की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार मार्क कर सकते हैं जितना चाहे। अब दोस्तों होता है क्या है कि बहुत सारी जगह पे संतरे लगाए जाते हैं, लेकिन जब पकाव की स्थिति आती है तो हम देखते हैं किसान भाइयों की भी दिक्कत आती है कि जो संतरे का जो कलर है वो लाल नहीं हो रहा, संतरे हरे के हरे रह रहे हैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, ऐसा कोई कारण होगा जिसके कारण वो चेंज नहीं हो रहा है कलर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संतरे में किस तापमान पर संतरे का कलर हरे से लाल रंग में परिवर्तित होता है? 13 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर दोस्तों पकते वक्त, अगर संतरा पकते वक्त इससे बहुत ज़्यादा भी टेम्परेचर होगा तो भी आपका लाल कलर नहीं आएगा, इससे बहुत कम भी होगा तो भी आपका लाल कलर नहीं आएगा। तो इसीलिए इस पौधे को उन स्थानों पर बोया जाता है जो इसके पकाव के टाइम पे 13 डिग्री टेम्परेचर के को लेके रखें। हमने ये पहले पढ़ भी लिया था कि आप इसको पका नहीं सकते हैं, इनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम या दर जो है वो डाउन हो जाती है तोड़ने के बाद, तो इनको पकने के बाद ही हम तोड़ सकते हैं। और जब तक इनका कलर चेंज नहीं होगा हमें मार्केट में भाव नहीं मिलेगा, रेट नहीं मिलेगी। तो याद रखिए, संतरे में टेम्परेचर अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा किस तापमान पर संतरे का रस माफ़ कीजिए रंग बदलता है। लाल रंग, हरे रंग से लाल रंग जो बदलता, 13 डिग्री टेम्परेचर बदलता। अब दोस्तों अगला एक और टॉपिक बात कर लेते हैं किन्नो प्रोडक्शन की। और किन्नो का उत्पादन, जिस तरह हम संतरे की बात करते हैं, भारत में किन्नो का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है भारत में? तो पंजाब जो स्टेट है दोस्तों, वहाँ पे किन्नो का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और अगर राजस्थान की बात करें कि भाई राजस्थान में कौन से ज़िले में सर्वाधिक किन्नो का उत्पादन होता है, तो हनुमानगढ़ ज़िले में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ये वन लाइनर। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे वर्गीकरण की, और वर्गीकरण की बात अगर हम करें दोस्तों तो पहला चीज़ है कि किस आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। मुख्य आधार क्या रखें कि हम 2 भागों में बांटेंगे, तो पहले हम आधार क्या रखें कि किस तरह का आधार होगा, हम किस आधार पर इनको बांटें। तो स्वाद के आधार पर हम मानते हैं कि इनको हम 2 भागों में बांटेंगे। अब 2 भाग कौन कौन से? ऐसी प्रजातियां जिन्हें स्वाद में कैसी हो, खट्टी हो, वो एक अलग आधार भाग हो जाएगा। और ऐसी प्रजातियां जो मीठी हो, तो इन 2 भागों के आधार पर हम सिट्रस प्लांट को बांटेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे इनके मुख्य आधार क्या क्या हैं, क्या इनमें चेंजेज हैं, और अलग अलग हम पढ़ने के बजाय क्यों हम एक जगह पढ़ें। दोस्तों एक तो क्या होगा कि हम जब एक जगह इस रूप में या सारणी के रूप में पढ़ेंगे तो जितना भी हमारा जो तुलनात्मक अध्ययन है वो यहाँ हो जाएगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे नींबू का उत्पत्ति स्थान भारत है, संतरे का चीन है, फिर लेमन का भारत है, फिर हम पढ़ेंगे मौसम्बी का चीन है, हम सारा भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। किस में सीड से प्रोपोगेशन होता है, किस में हमारा आपके क्लिकाइन विधि से होता है, किस में एयर मेथड से या एयर लेयरिंग से होता है। तो हम इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। पहले हम बात करेंगे दोस्तों खट्टी प्रजातियों में क्या क्या समान होती है। तो अगर हम खट्टी प्रजातियों की बात करें दोस्तों, और उत्पत्ति स्थान की अगर हम बात करें तो भारत खट्टी प्रजातियों का उत्पत्ति स्थान है। याद रखना, भारत है जो खट्टी प्रजातियों का उत्पत्ति स्थान है। उसके बाद हम बात करेंगे तापमान की। 16 से 32 डिग्री तापमान आवश्यक होता है, उपयुक्त होता है खेती के लिए, किनके? खट्टी प्रजाति के लिए, जिनका उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत। अब हम प्रवर्धन की बात करें तो प्रवर्धन की बात में दोस्तों ध्यान रखना है कि खट्टी प्रजातियां जितनी भी है, हम उदाहरण देख लेते हैं नींबू और लेमन। लाइम और लेमन 2 इसके उदाहरण हैं। और लाइम और लेमन में मुख्यतः किसके द्वारा होता है प्रवर्धन? मुख्यतः तो बीज के द्वारा होता है। आप देखना जितने भी बारहमासी नींबू है, जो बारहमासी या कागजी नींबू जो कहलाते हैं, वो मुख्यतः इनका क्या होता है, प्रोपोगेशन हम बीज के द्वारा करते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम उपयोग करें तो कौन से मेथड का उपयोग करते हैं? गुट्टी दाब। और हमने
हमने प्रोपोगेशन में पढ़ा था, इसी को हम कौन सी लेयरिंग कहते हैं? एयर लेयरिंग कहते हैं। और इसी को हम कौन सा दाब कहते हैं? हवाई दाब कहते हैं। क्यों? क्योंकि हवा में दाब लगता है टहनी पर, ये चीज़ हमने पढ़ ली थी, ठीक है। इसी को मार्कोटेज लेयरिंग कहते हैं, इसी को चाइनीज़ लेयरिंग कहते हैं। लेकिन सीधी सीधी भाषा में आपको याद रखना है कि खट्टी प्रजातियों में प्रवर्धन किस विधि के द्वारा होता है? तो बीज के द्वारा होता है, और दूसरा हवाई दाब या एयर लेयरिंग के द्वारा होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें पुष्पन की, या यहाँ इनमें फूल कब आते हैं? देखिए मुख्यतः फूल तो 12 जो नींबू हैं उनमें ऑल ऑफ द ईयर आते रहते हैं, लेकिन अगर मुख्य बात करें तो फरवरी मार्च के समय में यहाँ फ्लावरिंग होती है। और देखिएगा मैंने दोनों जगह एक ही स्याही रखी है, इसका मतलब क्या है? दोनों तरफ कोई फर्क नहीं है, फरवरी मार्च में ही इनमें भी फ्लावर आते हैं, इनमें भी आते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे फल देने की आयु की, तो इसमें 3 से 4 वर्ष में, यानी ये थोड़ा सा जल्दी आपको फल देने लगते हैं, 3 से 4 वर्ष में आपको फलन मिलने लगता है। उसके बाद उपज की बात करें तो 70 से 75 किलो, फल छोटे होते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्शन आपको पर प्लांट कम मिलेगा, 70 से 75 किलो। और अगर हम भंडारण की बात करें तो 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप खट्टी प्रजातियों को भंडारित कर सकते हैं। अब उदाहरण की मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लाइम और लेमन दो मुख्यतः इसके उदाहरण हैं। अब दोस्तों इसकी पौध ज्यामिति की बात की जाती है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कहीं बुक्स में 5x5 और कहीं 6x6 दे रखा है, लेकिन आपको दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। या तो आपको ऑप्शन में 6x6 मिलेगा, या आपको ऑप्शन में 5x5 मिलेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आप पौध ज्यामिति की अगर बात करें कि नींबू और लेमन को किस पौध ज्यामिति पे लगाया जाता है, तो 5x5 या 6x6 पे लगाया जाता है। तो ये तो हुआ आधार पूरा का पूरा, या क्लासिफिकेशन हुआ खट्टी प्रजातियों का, जो भारत में जिनका उत्पत्ति स्थान है, जो बीज के द्वारा प्रोपोगेशन होता है, जिनमें एयर लेयरिंग के द्वारा प्रोपोगेशन होता है, उनकी हम बात कर रहे थे। अब दोस्तों हम आते हैं मीठी प्रजातियों पे। मीठी प्रजाति की बात करें तो हम उदाहरण से ध्यान लगा देना, नींबू वर्गीय फल ऐसे कौन से हैं जो मीठे हैं, इन दोनों को छोड़ लेना। इन दोनों के अलावा कौन से हो गए? किन्नो हो गया, मौसम्बी हो गई, संतरा हो गया। किन्नो हालांकि एक पार्ट है उनका, और उसके बाद आपका पोमेलो हो गया, ग्रेपफ्रूट हो गए, ये सारे के सारे मीठी प्रजाति में आते हैं। अब दोस्तों मीठी प्रजाति में हम उत्पत्ति स्थान की बात करें, आप भारत भूल जाना, जैसे ही मीठी बात आई याद रखना, खट्टी भारत, मीठी चीन, और चीन इसका उत्पत्ति स्थान है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 23 से 40 डिग्री टेम्परेचर इसकी खेती के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद हम प्रोपोगेशन की जहां बात कर रहे थे दोस्तों, तो यहाँ पे बीज के द्वारा प्रोपोगेशन या व्यावसायिक विधि के जो हैं वो बीज के द्वारा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? तो यहाँ फिर बडिंग या कलिकायन विधि काम में ली जाती है। उसके बाद पुष्पन मैंने दोनों में सेम स्याही रखी थी, आपको पहले ही बता दिया था। मुख्य जो पुष्पन का समय है इनमें वो फरवरी मार्च है। और अगर हम मीठी प्रजाति में या संतरा मौसम्बी में फलन क्रिया की बात करें तो 4 से 5 वर्ष इसमें फल देने की आयु मानी जाती है। अगर हम उपज की बात करें तो फ्रूट बड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पे इनकी जो उपज है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, 80 किलो पर प्लांट हो जाती है। और अगर हम भंडारण की बात करें तो 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन फलों को भंडारित किया जा सकता है। उदाहरण की हम पहले ही बात कर चुके हैं, संतरा, मौसम्बी, पोमेलो, ग्रेपफ्रूट, ये सारे के सारे आपके मीठी प्रजाति के उदाहरण माने जाते हैं। उसके बाद हम पौध ज्यामिति की बात करें तो 8x8 मीटर पर इन पौधों को लगाया जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इनकी अलग अलग वानस्पतिक नाम की। नींबू का क्या वानस्पतिक नाम है, उसकी वैरायटीज कौन सी है, फिर लेमन का क्या वानस्पतिक नाम है, उसकी मुख्य वैरायटीज कौन सी है, और आपके संतरा मौसमी में क्या फ़र्क है, इनके क्या बॉटनिकल नेम है, क्या क्या इनकी वैरायटीज है, और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो